जदीद अदब की सरहदें जिल्द दोयम मजमून नंबर 25 जिसका उन्वान है अदब एक साख्तियाती तज्जिया समाअत फरमाइए। सिविल एनेस्टीन की तरह ब्रॉडस्की को भी अदब का नोबेल इनाम दिया गया। ब्रॉडस्की कुछ दिनों रूस में जलावतनी की जिंदगी गुजार चुका था। ब्रॉडस्की ने रूसी जबान में बरतानिया के माबादुत तबियाती शायरों का तर्जुमा भी किया। वो शायर भी था और नस्र निकार भी। 1972 में वो रूस से निकल आया। कुछ दिनों लंदन और जेनेवा में रहकर अमेरिका में मुकीम हो गए। 78 ईस्वी में इन्हें अमेरिका में डॉक्टरेट की डिग्री दी गई। ऑर्डन की नज्म का तज्जिया करते हुए ब्रॉडस्की कहता है कि यह सिर्फ जबान है जो एक लिखने वाले को दूसरे लिखने वाले से मुमताज करती है। फिर वो कहता है कि हम शायर के ख्यालात पर भी गुफ्तगू करेंगे चूंकि काफिये से ही ख्यालात का लाजमी होना जरूरी होता है। हमारे मुल्क में बेशतर लिखने वालों के जहन में यह सवाल गूंज रहा है कि आखिर साख्तियात का हमारी तनकीद और हमारे अदब से ताल्लुक क्या है। जोनाथन कुलर इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करता है। पहले उसने ये सवाल खुद उठाया कि अदबी तनकीद का मकसद क्या है और इसकी कदर कीमत किस तरह मुतय्यन की जाए। अदब पारों के बारे में नक्काद मुख्तलिफ किस्म की ताबीरें पेश करते हैं। ये ताबीरें इतनी मुख्तलिफ और इतनी ज्यादा हो जाती हैं कि इनका असल मकसद ही फौत हो जाता है। इनका असल मकसद अदब पारे के मतन को वाज़े करना होता है। इस कसरत ताबीर से अदब पारे का असल मतन भूल भुलैया बनकर रह जाता है। चुनांचे यूरोप में तो अब खराब हाल है, वहां अब नई तनकीद सिर्फ मतन पर तवज्जो देती है। जोनाथन कुलर कहता है कि तनकीद की इस कसरत ताबीर से निकलने का वाहिद रास्ता यह है कि हम फ्रांस के साख्तियात पसंद मुफक्किरों के अफकार पर तवज्जो दें। इसका यह मतलब नहीं है कि साख्तियात पसंद मुफक्किरों को हम अपना मॉडल बना लें और इनकी नकल करना शुरू कर दें, बल्कि इनके मुताले से हमें तनकीद का एक ऐसा मजाक पैदा करना चाहिए कि तनकीद को हम एक हम आहंग निज़ाम क़वाइद व ज़वाबित समझें तो इनके मुताले से पता चल सकता है कि तनकीद हमारी क्या मदद कर सकती है। साख्तियाती तज्जिया बुनियादी तौर पर अदब पारे की कोई ताबीर पेश नहीं करता और न ये कोई ऐसा तरीका सिखाता है जिसके इस्तेमाल से अदबी तख्लीकात में वो माने मिल सकते हैं जो बज़ाहिर नजर नहीं आते। साख्तियाती तज्जिया किसी अदब पारे में नए मायने दरियाफ्त नहीं करता, मायने की कोई नई ताबीर पेश नहीं करता, बल्कि ये बताता है कि किन हालात में ये मायने पैदा होते हैं। हम किसी मतन में मखसूस माने किन हालात में पैदा कर देते हैं, वो अमल क्या है जिससे अदब की मुख्तलिफ ताबीरें पैदा होती हैं और जिसकी वजह से अदब एक इदारे की हैसियत से कायम है। जिस तरह किसी जबान के बोलने वाले के जहन में इस जबान के कवायद महफूज होते हैं जिनकी बुनियाद पर वो आवाजों को मखसूस मायने अता करता है, इसी तरह अदब का पढ़ने वाला अदब पढ़ पढ़कर मुख्तलिफ निशानियों की रिवायतों के मफाहिम को अपने अंदर जज्ब कर लेता है और इन्हें वो नज्म या गजल या कहानी या नॉवल के तौर पर मखसूस मायने और शक्लें अता करता है। इनफरादी तख्लीकात से अलग वो अदब की रिवायत को समझने लगता है। अदब की इन्हीं रिवायत को समझने की वजह से अदब मुमकिन होता है। असनाफ के सिलसिले में जोनाथन कुलर ने एक दिलचस्प बात यह भी कही है, जब कारी किसी तहरीर से दो चार होता है तो हैत से वो तवक्कुआत पैदा होती हैं जो इसकी रहनुमाई करती हैं। मसलन जब किसी किताब पर यह लिखा होता है कि यह गजलों का दीवान है या शायरी का मजमुआ है या नॉवल है, तो इससे पढ़ने वाले की हैसियत से हमारे जहन की बड़ी पेचीदगियां दूर हो जाती हैं। हम अपने जहन में एक फ्रेमवर्क तख्लीक कर लेते हैं जिसकी वजह से तंजीम पैदा हो जाती है। असनाफ सिर्फ मौज़ूआत का फर्क जाहिर नहीं करती बल्कि मुतालबा करती हैं कि हम इनको मखसूस अंदाज से पढ़ें। मुलाहिजा कीजिए जोनाथन कुलर के लफ्जों में, कॉमेडी इसलिए अपना वजूद रखती है कि कॉमेडी की हैसियत से पढ़ने के लिए मुख्तलिफ किस्म की तवक्कुआत पैदा होती हैं, उनसे बिल्कुल मुख्तलिफ जो ट्रेजेडी से पैदा होती हैं। साख्तियात के माहिरीन का ख्याल भी बड़ी हद तक दुरुस्त है कि असनाफ का मतलब है मानी के इम्कानात की सरहदें।
लिखने और पढ़ने का अमल कम्प्लीमेंट्री है। लिखना पढ़ने के लिए जरूरी है, इसी तरह पढ़ने के लिए तहरीर का होना जरूरी है। ये एक दूसरे की तकमील करते हैं। पढ़ने का अमल भी कल्चर का एक हिस्सा होता है। जब हम पढ़ते हैं तो गोया हम अदब को वजूद बख्श रहे हैं। टोडरोफ कहता है कि अदबी नजरियात तनकीद को औजार मुहैया करते हैं। अदबी मतन इस लिसानी निज़ाम में जो हमें विरसे में मिलता है रद्द बदल करता है, बाज़ औक़ात इसकी शक्ल बदल कर रख देता है। अदबी मतन जबान में तरमीम भी करता है और जबान की वुसअत भी अता करता है। अदबी मतन सिर्फ जबान तक महदूद नहीं होता, बल्कि अदबी मतन का जौहर इस बात में मुज़म्मिर होता है कि वो हमें जबान से बाहर भी ले जाए। अगर ऐसा ना हो तो फिर इसके अदब होने का जवाज नहीं है। साख्तियात के माहिरीन का ख्याल है कि हर जमाने के अदब की पहचान ये है कि अदब इस अहद के गैर अदब की जिद होता है। कहानियों के सिलसिले में 20वीं सदी से साख्तियाती तज्जिये का आगाज हुआ। सबसे पहले रूसी हैत परस्तों ने बताया कि रूस की लोक कहानियां बज़ाहिर एक दूसरे से मुख्तलिफ होने के बावजूद इनमें कुछ नमूने मुश्तरका तौर पर मौजूद होते हैं। एक खास किस्म की लोक कहानियों में ये नमूने बार बार आते हैं। रोमन जैकबसन ने कहा, ये नमूने न सिर्फ एक ही कल्चर की कहानियों में मुश्तरक होते हैं बल्कि एक दूसरे से मुख्तलिफ कल्चरों में भी ये नमूने मुश्तरक तौर पर पाए जाते हैं। ये कहानियां मुख्तलिफ तमद्दुनों से ताल्लुक रखने के बावजूद एक ही मुश्तरक इंसानी साख्त की नुमाइंदगी करती हैं। अमरीका के पुराने माहिरीन साख्तियात ये समझते थे कि जबानों के तनव्वु की कोई हद नहीं है और ये कि इनमें मुश्तरक पहलू नहीं होते। रोमन जैकबसन मॉस्को में पैदा हुआ था और इसकी इब्तिदाई बल्कि एमए तक की तालीम मॉस्को यूनिवर्सिटी में हुई, लेकिन उसने डॉक्टरेट प्राग यूनिवर्सिटी से हासिल की और बाद में अमेरिका चला गया। नौजवानी ही में उसका शुमार हैत परस्तों की अदबी तहरीक के बानियों में होने लगा था। हैत परस्तों की यह तहरीक फ्यूचरिस्ट शायर विलिमिर खैलेबिनकोर से मुतासिर होकर शुरू की गई थी। इसके यहाँ हैत परस्ती का मतलब यह था कि इंसान परस्ती, ह्यूमनिज्म और दूसरे मौज़ूआत को भी रियाजी दानों के नुक्ते नजर से देखा और समझा जा सकता है। हैत परस्त फनकार और अदीब मौजू की पेचीदगियों की तजरीद करके साख्तियाती ढांचे को बेनकाब करना चाहते थे। जैकबसन इंसान पसंदी और रियाजी के दोहरे रिश्ते को जाहिर करना चाहता था। इसका इजहार इसके एक मजमून के उन्वान से भी होता है, पोएट्री ऑफ ग्रामर एंड ग्रामर ऑफ पोएट्री। जैकबसन को अदब की इन असनाफ से ज्यादा दिलचस्पी थी जिनमें स्ट्रक्चर नुमाया होता है, मसलन शायरी में बहरें, लोक कहानियों के बुनियादी ढांचे। माहिरीन का ख्याल है कि अदब के सिलसिले में जैकबसन ने रियाजी की तकनीक की कुछ ज्यादा ही नुमाइंदगी की है। जैकबसन मशहूर माहिर लिसानियात लेवी स्ट्रॉस का भी शरीक-ए-कार रहा है। जैकबसन यूरोप और अमेरिका के दरमियान अदब और जबान के सिलसिले में एक पुल की हैसियत रखता है। उस जमाने में खुद अमेरिका के माहिरीन साख्तियात जबान के साउंड पैटर्न्स के सिलसिले में अपनी एक फिक्र रखते थे। ये रिवायत प्राग की लिसानी रिवायत से बिल्कुल अलहदा थी। जैकबसन का सबसे ओरिजिनल ख्याल ये था कि कुछ बातें अदब पारों में साख्तियाती तौर पर मुस्तकिल मौजूद रहती हैं, लेकिन इस ख्याल के भी पेशरो मौजूद थे। मसलन व्लादिमीर प्रॉप, जिसने रूसी लोक कहानियों के अंदर पोशीदा पैटर्न्स को नुमाया किया, लेकिन इस ख्याल को बहुत आगे बढ़ा दिया और बताया कि मुख्तलिफ तमद्दुनों में मुश्तरका तौर पर कहानियों में ये नमूने मिलते हैं। सॉसियर ने कहा था कि वेज और काव के माने एक ही होते हैं क्योंकि फ्रांसीसी और अंग्रेजी जबान के स्ट्रक्चर में इनका एक ही मकाम है। लफ्ज और उस जानवर के दरमियान कोई पुरअसरार ताल्लुक नहीं है। रूला बार्थ ने भी कहा कि हम अपने ख्यालात और जज्बात का इजहार फितरी अंदाज में नहीं करते क्योंकि हम ऐसे माशरे में रहते हैं जिस पर मखसूस इशारों, मखसूस जबान और मखसूस कवानीन का गलबा होता है। मसलन जब स्टेज पर अदाकार दुख या मुसर्रत का इजहार कर रहा हो तो दरअसल अदाकार के पर्दे में मुसन्निफ ड्रामा देखने वालों तक अपनी बात पहुंचा रहा होता है। अदाकार उसे जो कुछ पेश आया है उसका इजहार नहीं करता बल्कि निशानियों का एक मुकम्मल निजाम तरतीब दे देता है। वही निशानियां देखने और सुनने वालों के जहनों में भी मौजूद होती हैं जो ये नॉवेल पढ़ते
या ड्रामा देखते हैं। रूना बार्थ का ख्याल था कि बोर्जुआ तबके के लोग इस ख्याल से चिमटे रहते हैं कि मौजू हैत को मुतय्यन करता है और इजहार का सिर्फ एक ही तरीका मुमकिन है और वो फितरी तरीका है। 1963 में फ्रांसीसी अलमिया निगार रासिन पर इसके एक मजमून ने तहलका मचा दिया था। रासिन के सबसे बड़े मौक़िफ़ ने रूना बार्थ के खिलाफ एक सख्त मजमून लिखा और ये बताया कि रूना बार्थ के तज़िये में सख्तियात और फ्राइड की नफ्सियात मिली हुई है। बार्थ ने इसका ये जवाब दिया कि पढ़ने वालों को चाहिए कि वो रासिन के बारे में पिटे पटाए ख्यालात को तर्क कर दें और रासिन के खेलों को जदीद नजरियात की रोशनी में देखें कि अदब में ज़बान अपने आप से किस तरह जिद्दोजहद कर रही है।